तो आइए बढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो इन 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, पिछला एक लेक्चर है, आप सर्च कर सकते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बाय अली हमजा खान, आपको इजीली मिल जाएगा। और मैंने बहुत ही कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से वक्त देकर उसे पढ़ाया, ठीक है। तो इन्होंने कहा था जब 1953 में हम अपना डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दे रहे थे, तो ये चीज़ हमारे दिमाग से ऐसा नहीं था कि अलग हो गई है, ओझल हो गई हो, तो हमारे दिमाग में पूरी तरह से ये चीज़ क्लियर थी कि मतलब डीएनए किस तरीके से, उन्होंने तो क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का कंसेप्ट दिया, पूरा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, उसमें सब डिटेल दी थी। फिर बता रहे हैं जब हम डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दे रहे थे तो उस वक्त हमारे दिमाग में एक चीज़ थी, और ज़रूर है, एनसीईआरटी में बाकायदा इनके स्टेटमेंट जो इन्होंने पब्लिश कराए रिसर्च पेपर में वो दे रखे हैं 3-4 लाइन के अंदर। तो बता रहे हैं कि जब हमने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया तो हमारे दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल भी दूर नहीं हुई या ओझल नहीं हुई कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता होगा। तो इन्होंने सीधा ये प्रेडिक्शन दे दी कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के तौर के हिसाब से ही होता है, ओके। और यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी बता दी कि इसकी तरफ भी इशारा किया था कि द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी, सबसे पहले प्रेडिक्शन किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आगे जाकर देंगे मिशेल्सन एंड इंस्टाल, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, उन्हें जहाँ पर दिखता है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने मिशेल्सन एंड इंस्टाल ने। यहाँ पर आप देख लीजिए मिशेल्सन एंड इंस्टाल ने किया था, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा 1958 में, तो सीधा मिशेल्सन इंस्टाल लगा देते हैं नीट में और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इन्होंने प्रेडिक्शन दिया था इनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू विच जो इन्होंने प्रेडिक्शन दिया था 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए गेट सेपरेटेड। लाइक यहाँ पर मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया, ओके। आप देख सकते हैं 2 स्ट्रैंड से मैं ओल्ड जो डीएनए होगा इन्हीं के पेरेंटल डीएनए उसे ब्लैक से डिनोट करूंगा। यहाँ पर 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए गेट सेपरेटेड एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। तो यहाँ पर जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो गए, एज ए टेम्पलेट, एक आधार के तौर पर काम करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग नया स्ट्रैंड बनने वाला है। एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, जो न्यू स्ट्रैंड होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होगा। ये एक आधार है, यहाँ पर एक टेम्पलेट है, ओल्ड स्ट्रैंड जो न्यू स्ट्रैंड बना इसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होगा, ठीक है। तो सी के सामने जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी। ये चीज़ तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे, लाइक आयोडीन के सामने हमेशा थायमीन आता है, ग्वानिसिन के सामने हमेशा साइटोसिन आता है, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 डीएनए फॉर्म हो गए, इसमें एक पेरेंटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर जो ब्लैक वाला यहाँ पर ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो ओल्ड स्ट्रैंड है, और यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया ये न्यू स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक ये पूरा एक डीएनए फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो एक नया एक पुराना। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या, सेमी का मतलब आधा, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व रहा, तो आधा कंजर्व तो रहा ना, क्योंकि यहाँ पर आधा जो है पेरेंटल पार्ट आ गया ना, पेरेंटल स्ट्रैंड आ गया, आधा ही तो सिंथेसाइज किया। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी वाटसन एंड क्रिक ने। अब इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं हम, जो 3 एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे रखे हैं, ओके, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहले को तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, दूसरे के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तीसरे का खाली नाम ही दे रखा है। तो पूरे ध्यान से अटेंशन के साथ मेरे साथ बने रहा और चीज़ें इजीली समझ में आती रहेंगी, क्योंकि इतना कठिन नहीं है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाइक जेनेटिक्स इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था परफॉर्म ऑन ई कोलाई बाय मिशेल्सन एंड इंस्टाल 1958 में। तो 2018 में क्वेश्चन आया था कि मतलब डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, कि मतलब पहला जो ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ था वो कौन सा यूज़ हुआ था। तो ई कोलाई जो था पहला जो ऑर्गेनिज्म था, मिशेल्सन एंड इंस्टाल ने यूज़ किया था टू प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। फिर बाद में प्लांट्स के ऊपर किया गया था, लेटर ऑन प्लांट्स बाय टेलर ऑन विसिया फाबा बीन, ये प्लांट का नाम होता है, उस पर किया गया था बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमिडीन, ओके। रेडियो एक्टिव थायमिडीन का इस्तेमाल किया था 19। ये आप याद रखें कि दोनों जो एक्सपेरिमेंट थे वो दोनों सेम ईयर में ही किए गए थे। फिर ह्यूमन सेल के ऊपर 3rd वन किया गया था। तो अब हमने क्या किया, अब हमने एक चीज़ तो बोल दी, प्रेडिक्शन दे दी कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। लाइक डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ही होता है, मैं आपको समझाता हूँ। लाइक यहाँ पर ये पेरेंटल डीएनए है, उनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी, ये यहाँ पर पेरेंटल डीएनए है, ये क्या करेगा, सबसे पहले ऐसे करके सेपरेट कर जाएगा, सेपरेट कर गया, ठीक है। फिर इसके ही कॉम्प्लीमेंट्री मैं इधर को ऐसे बना देता हूँ, उसके ऊपर ही लगा देता हूँ डीएनए, और फिर इधर को एक दूर को दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे ए प्रेजेंट है तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पर जी होगा, बाकी तो वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी आने ही वाली है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो आप देख सकते हैं ये दिस इज़ द ओल्ड डीएनए, यानी कि पेरेंटल डीएनए। इसके ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यू डीएनए फॉर्म हो गया,
तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए ना, आपको पता ही होगा सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग अगर निकालें। एग्जैक्ट, सेमी का मतलब हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व रहा, यानी कि सेव रहा, पीछे से आया है। ठीक है, तो न्यू स्ट्रैंड जो है आधा सिंथेसाइज किया नया, लेकिन ओल्ड कितना है, आधा तो कंजर्व रहा है पीछे से, आधा कहाँ से आया, पेरेंटल डीएनए से आया। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास जब हमारा डीएनए डिवाइड करेगा डीएनए, तो हमें क्या चीज़ पकड़ना है कि एक स्ट्रैंड नया एक स्ट्रैंड पुराना है, तो हमें इन स्ट्रैंड्स का फ़र्क भी तो पता करना है। तो उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, तो वहाँ जो मिसेल्सन स्टाइल ने जो इसके लिए टेक्निक यूज़ की थी, इन्होंने पता क्या किया, 2 स्ट्रैंड लिए, उसके अंदर 2 स्ट्रैंड लिए, एक स्ट्रैंड को दो, अब क्या होता है हमें मालूम है, न्यूक्लियो जो डीएनए होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। डीएनए मैं कई लेक्चर में ये चीज़ बोल चुका हूँ, मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब उसके भी 3 पार्ट होते हैं, नाइट्रोजन, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो हम क्या करेंगे, इसे नाइट्रोजन के डिफरेंट सोर्स पर, नाइट्रोजन के डिफरेंट सोर्स पर इसे जब हम ग्रो करेंगे, लाइक इस स्ट्रैंड के लिए हमने नाइट्रोजन 14। आप जानते हैं नाइट्रोजन का जो नॉर्मल एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, जिसका डबल एटॉमिक मास 14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दूसरा स्ट्रैंड ले लिया, उसमें N15 यूज़ कर लिया, हैवी जो नाइट्रोजन यूज़ कर लिया। यहाँ पर आइसोटोप नहीं है ना, सॉरी, यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर हैवी और लाइट नाइट्रोजन इस्तेमाल किया। जैसे 2 तरह के अगर हम नाइट्रोजन यूज़ करेंगे ना, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक स्ट्रैंड कौन सा है, दूसरा कौन सा। सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क पता करने के लिए उसने हैवी और लाइट नाइट्रोजन ली थी। ओके, आप देख लीजिए, हमने यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डीएनए। तो नाइट्रोजन N14 जो होती है नॉर्मल होती है, मालूम है, मास नंबर नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, और 15 जो हैवी आइसोटोप। देखिए अब यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया है मैंने, और ये लाइट कलर से, लाइट पिंक से मैं डिनोट करूंगा, वो लाइट डीएनए डिनोट करूंगा। ओके, इफ ऑन डीएनए N14 प्रेजेंट, तो लाइट डीएनए कहलाया जाएगा। दोनों स्टैंड इसके N14 है। ठीक है, N15 दोनों होते हैं, हैवी नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, N15 प्रेजेंट, तो ये हैवी डीएनए कहलाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस सोर्स पे ग्रो किया, लाइक हमारे पास एक डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, हमें मालूम है कि अगर हम उसे N14, क्योंकि हमें मालूम है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हमें जिस तरीके की नाइट्रोजन सोर्स पे ग्रो करेंगे उस तरीके के उसके स्टैंड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम दिखा रहे हैं। तो ग्रो, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मिसेल्सन इंस्टाल ने, द ग्रो न्यूक्लियाई ऑन N15 सोर्स, N15 कंटेनिंग NH4 से लिया। यहाँ पे इन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया जिसमें N15 सोर्स ले लिया, नाइट्रोजन का जो था N15 था, हैवी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया। लाइक यहाँ पे इन्होंने पेट्री प्लेट दी, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का N15 सोर्स पर ग्रो कर दिया। तो वी ऑब्टेन इक्वलाई सेल विथ हैवी नाइट्रोजन डीएनए। तो यहाँ पर जो होगा हैवी डीएनए पाया जाएगा, क्योंकि जब हमें मालूम नाइट्रोजन हमने हैवी ली, तो उसके स्ट्रैंड की जब सिंथेसिस होगी न्यू डीएनए फॉर्म होगा। यहाँ पे कई जनरेशन तक उस चीज़ को ग्रो करा लिया हमने, तो उसमें N15 ही मिलना है दोनों स्ट्रैंड में। तो पूरी तरह से ये क्या होगा, हैवी नाइट्रोजन में हैवी डीएनए फॉर्म हो जाएगा। लाइट एंड हैवी डीएनए का कंसेप्ट क्या होता है, लाइट एंड हैवी डीएनए का कॉन्सेप्ट ये होता है, लाइक 2 स्ट्रैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 स्ट्रैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो N14 N14 N15 एंड N15। तो आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर लाइट नाइट्रोजन प्रेजेंट है दोनों स्ट्रैंड में डीएनए के, तो ये लाइट डीएनए हो गया। यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड में हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हैवी डीएनए हो गया। ठीक है, अब आप एक्सपेरिमेंट देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग सा है। लाइक यहाँ पर लाइट डीएनए इकोलाई के अंदर ही ग्रो किया, कई जनरेशन तक इन्होंने क्या किया, लाइक आप क्या करेंगे, डीएनए को ले लें, कई जनरेशन तक जब नाइट्रोजन के इस सोर्स पर N14 सोर्स पर इसे ग्रो करेंगे ना, तो दोनों स्टैंड जो होंगे N14 ही बन जाने हैं। ठीक है, तो N14 के दोनों अगर स्टैंड हैं तो लाइट डीएनए, N15 का के दोनों अगर स्टैंड है तो वो हैवी डीएनए फॉर्म हो गया। अब इन्होंने क्या किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन की। हमें मालूम है 2 स्टैंड है हमारे पास, लाइक दीज आर 2 स्टैंड्स, ऐसे करके देखिए 2 स्टैंड्स हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों करते हैं, लाइक जो लोग घी निकालते हैं उन्होंने घी निकलते हुए देखा होगा कि जब ऐसे करके हम घुमाते हैं किसी भी बर्तन के अंदर लेकर, जो लाइट पार्ट होता है यानी कि हल्का पार्ट होता है, बटर जो होता है वो ऊपर आ जाता है, बाकी का जो हिस्सा होता है वो नीचे रह जाता है।
ओके कि मतलब जो चीज़ हल्की होती है वो ऐसे करके बहुत तेज, लाइक यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ट्यूब ले लिया, ट्यूब को इतनी तेज़ी से घुमाया, लाइट पार्ट हमेशा ऊपर आ जाएगा और ये देख सकते हैं आप कि हैवी पार्ट जो है वो नीचे रह जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो लाइट डीएनए है, डीएनए का जो स्टैंड है यानी कि लाइट डीएनए जो है वो ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके ऊपर आ जाएगा और हमारा जो हैवी पार्ट है वो नीचे रह जाएगा। अब हम नॉर्मल सेंटिफिकेशन भी तो कर सकते थे। नॉर्मल सेंटिफिकेशन में क्या कर सकते थे, अगर सेंट्रीफ्यूज करोगे, किस चीज़ को घुमाओगे, लाइट ऊपर आ गया और जो हैवी है वो नीचे रह गया। पर हमने ये चीज़ क्यों की, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब मेरे पास 2 पेन ये हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है एटॉमिक वेट के अंदर कि लाइक मैंने इधर सेंट्रीफ्यूज किया, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो दोनों ऊपर आ गए या दोनों नीचे रह गए। तो जब डिफरेंस कम है ना तो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप, डिफरेंस कम है। तो सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो वो इस तरीके से ऊपर नीचे आ जाएगा, लाइट ऊपर आ जाएगा और हैवी नीचे चला जाएगा। इस केस में तो क्लियर था, लाइक एक भारी एक हैवी और एक लाइट है, तो हैवी वाला नीचे आ गया और लाइट वाला ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लाइक 2 स्टैंड है, जो मास नंबर उसमें थोड़ा सा फर्क है, स्लाइटली फर्क है इन एटॉमिक मास। तो क्या हो सकता था ना, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं कि दोनों ही नीचे आ गए, तो हमें एक को ऊपर लाना है, एक को नीचे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लाइक टेस्ट ट्यूब लिया, जो सीजियम क्लोराइड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो उनका कंसंट्रेशन था, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा, इस तरीके से रखा। यहाँ पर लाइक देख सकते हैं आप, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे तो लाइट डीएनए ऊपर आ जाएगा, हैवी डीएनए नीचे आ जाएगा। तो आप ये लाइन पढ़ता हूँ, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन ऑन कैन सेपरेट डीएनए इनटू बेंच विद स्लाइट डिफरेंस इन डेंसिटी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना उनके एटॉमिक मास में, वेट में, डेंसिटी में। अगर ज़्यादा डिफरेंस ही होता ना, बहुत एक चीज़ भारी है, एक चीज़ बहुत हल्की है, तो जो हल्की वाली चीज़ है वो तो ऑटोमेटिकली जब उसे घुमाओगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वो ऊपर आ जाना है, भारी वाली नीचे चली जाएगी। ओके, तो फर्दर हम समझते हैं। वेट पेज पलट लेता हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आती होंगी, कोई इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इन्होंने क्या, व्हाट इज़ हाइब्रिड हैवी एंड लाइट डीएनए का कंसेप्ट क्या है, और ये मेनली एक्सपेरिमेंट है मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ। इन्होंने इकोलाई पे क्या किया, लाइक इकोलाई के ऊपर क्या किया, N15 N15 हेवी डीएनए कई जनरेशन तक जब ग्रो किया, N15 सोर्स पर ग्रो किया, तो N15 N15 के दोनों स्ट्रैंड जो होंगे N15 N15 के हो गए हैवी डीएनए, 100% हैवी है यहाँ पर। ओके, इस तरीके से ग्रो कर लिया। अब हमारे पास प्योरली हैवी एक डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे पास। हमने क्या किया, ग्रोन NH4Cl, जिसमें नाइट्रोजन कौन सी है, याद रखना, नाइट्रोजन लाइट वाली है, नॉर्मल वाली है N14। अब हमें मालूम है जब इस सोर्स पर ग्रो करेंगे ना, अभी तो N15 F15 है, जब इस सोर्स पर आप ग्रो करोगे ना N14 वाले पर, तो ये N4 अब की बार जो नाइट्रोजन इसके अंदर पहुंचेगी, कौन सी पहुंचेगी, N14 पहुंचेगी। ओके, इन्होंने 20 मिनट, क्योंकि हमें मालूम है हमने इकोलाई ले रखी है, इकोलाई कितने मिनट में डिवाइड करती है, डबल करती है। यहाँ पर अगर 20 इकोलाई लेनी ना हमने हैवी डीएनए के साथ में, तो यहाँ 40 हो जाना, 40 की 80 हो जाना। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए 1 ली, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से इजीली आप समझ सकें। डायग्राम ज़्यादा नंबर का नहीं बन सकता, इस वजह से हमने इस तरीके से समझाया, बुक में भी इसी तरीके से समझाया गया है। तो NH4Cl जो लाइट वाला डीएनए N14 लिया, 20 मिनट के बाद डिवाइड करके 2 हो गया। अब हमें मालूम है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो हुआ गया इनके सामने, लाइक 2 स्टैंड जो थे यहाँ पर से उठकर ऐसे आ गए, अलग आ गए। रेड वाले जो हैं उसके साथ मैंने कलर बहुत लाइट थोड़ा और अलग से लेना चाहिए था, जो क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। दोनों स्टैंड जो हैवी N15 वाले इधर अलग आ गए। फिर इसके ही ऊपर, क्योंकि यहाँ पर N14 है ना, लाइट नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, तो N14 वाले दो स्टैंड यहाँ पर सिंथेसाइज कर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइब्रिड फॉर्म हो गए, एक N14 N15। तो यहाँ पर 100% हाइब्रिड, जो दोनों इकोलाई के अंदर डीएनए प्रेजेंट है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो दोनों हाइब्रिड है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको सही से समझा देता हूँ। लाइक सबसे पहले हमारे पास क्या था, ऐसे करके डबल स्टैंड थे 2, हमने इसे N15 और N15 थे, क्योंकि हमने हैवी नाइट्रोजन के ऊपर यानी कि N15 के सोर्स पर ग्रो किया। फिर इसमें हमने क्या किया, आप क्लियरली, अरे सॉरी ये सही से मैं रखा नहीं पेज आपको, सॉरी डबल स्टैंडर्ड है N15 क्योंकि हमने इसे हैवी जो नाइट्रोजन था उसके सोर्स पर ग्रो किया। हमने यहाँ पर NH4Cl ले लिया, जिसमें जो नाइट्रोजन हमारा लाइट है N14 है। अब हमें मालूम है कि इस सोर्स पर ग्रो करेंगे तो यही आने वाला। अब क्या हुआ, जैसे लाइक इकोलाई के अंदर है ये चीज़, आप इस चीज़ को समझे, मैं सिर्फ डीएनए स्टैंड दिखा रहा हूँ। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, उसके अकॉर्डिंग क्या आया, कलर ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों स्टैंड जो थे अलग हो गए। अब इसके ऊपर क्या हुआ, इसके कॉम्प्लीमेंट्री अलग अलग
जो लाइट डीएनए थे, लाइट डीएनए क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है लाइट वाली ले रखी है, N14 ले रखी है, तो इस पर ग्रो करेंगे तो न्यू स्ट्रैंड जो होंगे वो N14 के अकॉर्डिंग बनेंगे। ओके, तो N14 के अकॉर्डिंग ये बन गए, ठीक है। और ये दोनों जो स्ट्रैंड थे उसमें N15 का नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों हाइब्रिड बन गए, 100% हाइब्रिड बना है यहाँ पर, ठीक है। अब फर्दर डिवाइड करेगा 2 से 4 बनने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, इसी पर समझिए, ऐसे में थ्योरेटिकली अच्छा नहीं लग रहा मुझे समझाते हुए। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, लाइक हमारे पास ऐसा है, सबसे पहले तो क्या था, सबसे पहले हमारे पास हैवी था, हैवी को आप ऐसे डिनोट कर लीजिए N15। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास हाइब्रिड आ गया, क्योंकि हमने इसे NH4Cl पे एन जिसमें नाइट्रोजन 14 वाला था उस पर ग्रो कर लिया, तो 100% हैवी आ गया। अब हमारा क्या, हमारे पास 4 स्टैंड्स हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव जो हमने प्रेडिक्ट किया उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चारों स्टैंड अलग हो गए, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो गया। अब चारों स्टैंड हम मैं अलग कर दूंगा, देखिए हैवी वाले और लाइट वाले, तो क्या रहेगा, ऐसे करके आप देख सकते हैं, जो हैवी वाले हैं ऐसे करके ये आप देख सकते हैं, लाइट वाले इधर आ गए। अब क्या होगा, चारों स्टैंड अलग हो, इसके कॉम्प्लीमेंट्री अब जो है डीएनए स्टैंड फॉर्म हो जाएंगे। ये लाइट, क्योंकि N14 सोर्स पर ग्रो कर रहे हैं ना, NH4Cl ले रखा है हमने N14 वाला, तो जो न्यू स्टैंड जिसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होंगे वो तो सब लाइट होंगे, N14 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 N14, यहाँ पर 2 स्टैंड जो है N15 है, और एंड तक ये 2 ही स्टैंड रहने वाले हैं। 2 स्टैंड क्यों रहने वाले हैं, हाइब्रिड डीएनए हमने एक लिया था तो उसको सेपरेट करेंगे तो 2 स्टैंड है वो एंड तक वही रहने वाले, क्योंकि सोर्स हम क्या ले रहे हैं, अब तो हम N14 सोर्स ले रहे हैं, तो नया स्टैंड जो आएगा वो सब नए स्टैंड्स के अंदर N14 नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होगी। अब क्या होगा, जैसे कि N14 यानी कि लाइट सोर्स से ग्रो कर रहे हैं ना, तो जितने भी स्टैंड आएंगे सारे लाइट आने वाले हैं। अब यहाँ पर कितने आप देख सकते हैं, ये हाइब्रिड हो गया, ये दोनों लाइट है। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास हाइब्रिड कितना % आ गया, 2 हाइब्रिड हैं, 50% हाइब्रिड आ गया। लाइट कितना है, लाइट भी बीच में 50% है, तो 50% हाइब्रिड 50% लाइट आया। और पहले केस में क्या था आप देख सकते हैं, 100% हाइब्रिड था, 100% दोनों स्टैंड जो थे हाइब्रिड थे, ठीक है। अब क्या होगा, NH4Cl यानी कि लाइट डीएनए लाइट नाइट्रोजन सोर्स के ऊपर और ग्रो करेंगे हम इसे, इसमें नाइट्रोजन हमने N14 ले रखा है। ये चीज़ ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है लिखना कि नाइट्रोजन कौन सा ले रखा है। अगर N15 सोर्स होगा ना तो हल्के हल्के करके ये चीज़ बदल जाएगी कि N15 के स्टैंड्स बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर N14 के स्टैंड क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने लाइट नाइट्रोजन ले रखी, इसलिए लाइट स्टैंड्स बढ़ते चले जाएंगे। ओके, आपको आई होप चीज़ें समझ में आती होंगी। तो देखिए अब 4 के 8 हो जाना है, तो जो हमारे ये जो पेरेंटल स्टैंड्स हैं वो तो 2 ही रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे 8 स्टैंड्स अलग हो गए अकॉर्डिंग टू जो वॉटसन क्रिक ने प्रेडिक्शन दी थी, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सबसे पहले उसमें क्या होता है, लाइक हमारे जो स्टैंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, 8 स्टैंड है। अब इसके ही कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा नेक्स्ट स्टैंड बन जाएगा, और नेक्स्ट स्टैंड क्या बनने वाला है हमें मालूम है, N14 सोर्स पर ग्रो कर रहा है तो लाइट ही बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे इनके अकॉर्डिंग बनता चला जाएगा, ठीक है। अब आप काउंट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर 2 हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड कितने 2, एंड लाइट कितने 6। तो हाइब्रिड की अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, कितना % हाइब्रिड है, लाइक टोटल 8 है ना, 2 आउट ऑफ 8 कितने हैं, 2 आउट ऑफ 8 हाइब्रिड हैं, तो परसेंटेज अगर हम निकालनी इस तरीके से निकाल लीजिए तो कितना बन गया, हाइब्रिड 25%, ठीक है। देख लीजिए ना, 8 में 2 है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड कितने हो गए, हाइब्रिड 25% हो गया, और लाइट डीएनए कितना हो गया 75% हो गया। अब आगे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, NH4Cl पे ग्रो कर लो, जिसमें नाइट्रोजन कौन सी ले रखी है, N14 ले रखी है, यानी कि लाइट नाइट्रोजन ले रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 8 स्टैंड 16 बन जाएंगे, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दो हाइब्रिड बन जाएंगे। फिर से हाइब्रिड की संख्या 2 ही रहना है, कांस्टेंट रहना, लेकिन परसेंटेज घटती जा रही। परसेंटेज क्यों घटती जा रही ना, हर बार आप देख रहे हैं NH4Cl लाइट नाइट्रोजन पे ग्रो कर रहे हैं। हाइब्रिड की संख्या 2 ही रहना है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 स्टैंड थे, सिर्फ और सिर्फ जो हैवी स्टैंड थे वो 2 थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 स्टैंड्स अलग होंगे और वही आगे कंटिन्यू होते चले जाएंगे, हाइब्रिड बनते चले जाएंगे। हाइब्रिड वही 2 रहेंगे, रहने वाले हैं, ठीक है। 2 हाइब्रिड आ गए और बाकी यहाँ पर लाइक पहले तो 8 थे, अब 16 आना है, टोटल 16 आना है। तो 14 क्या हो गए, 14 लाइट DNA हो गए। तो अब टोटल अगर आप परसेंटेज निकालने वाले हैं 2 आउट ऑफ 16 इंटू 100, हाइब्रिड की परसेंट निकाल रहा हूँ 16, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 4 इंटू 100, तो कितना हो गया 100 बचे 100/4, वो 100/4 कितना होता है, लाइक 25%, 25%/2 12.5% हो गया। तो आप ये दे सकते हैं हाइब्रिड की जो परसेंटेज है यहाँ पर आई है 12.5% एंड लाइट 97.5%। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब जनरेशन भी देख लीजिए। सबसे पहले हमने ये हमारी फर्स्ट जनरेशन ये हो गई जिसमें 2 आए, फिर सेकेंड जनरेशन ये हो गई जिसमें 4 आए, फिर थर्ड जनरेशन ये हो गई जिसमें 8 DNA आए, फिर फोर्थ जनरेशन ये हो गई जिसमें 16 आए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, मिसल्शन एंड इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या है, हाइब्रिड की जो नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 2 हैवी DNA लिया था, उसके 2 स्टैंड थे, फिर हमने इसे लाइट DNA के ऊपर ग्रो, लाइट जो अमोनियम क्लोराइड है लाइट नाइट्रोजन पर ग्रो किया, तो ये 2 स्टैंड्स अलग हो गए। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं ना, जो हमारे 2 स्टैंड पुराने वाले हैं यानी कि हैवी वाले हैं वो तो 2 ही रहेंगे, क्योंकि ग्रो जो हम कर रहे हैं लाइट सोर्स पे कर रहे हैं, तो इसका स्टैंड बढ़ने की कोई लगता ही नहीं पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा क्या बढ़ेंगे, लाइट स्टैंड बढ़ते चले जाएंगे। जब लाइट स्टैंड बढ़ते चलेंगे, लाइट DNA बढ़ते चले जाएंगे, तो हाइब्रिड DNA का क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिड फॉर्म हुआ 100%। तो जैसे जैसे लाइट DNA बढ़ता जाएगा, लाइट जो स्टैंड्स है वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम लाइट नाइट्रोजन पे ग्रो कर रहे हैं, तो इसकी परसेंटेज घटती चली जाएगी हाइब्रिड की। लेकिन नंबर कांस्टेंट रहना हर हाल में 2, लाइक 2 है तो 2 रहेगा, क्योंकि 2 स्टैंड थे, 4 में 2, 8 में भी 2, 16 में भी 2, 32 में भी 2, तो इस हिसाब से आप परसेंटेज निकालते चले जाएंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। तो ये चीज़ इन्होंने इस तरीके से मिशेल्सन एंड इंस्टॉल ने प्रूफ की थी। मैंने आपको वहीं पर ही सारा ये चीज़ समझा दी। अब आपको ये नोट्स के फॉर्म में जैसे कि मैं ट्राई करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूँगा, आप ऐसे जिसे यूज़ कर सकते हैं। और नीट के लिए मोर देन इनफ है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से ये चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, और ईजी है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। आपको इंटरेस्ट लेकर आप इस चीज़ को पढ़ना है, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं आपको अब दिखा दूँ, लाइक इन्होंने अब क्या किया, वही चीज़ है जो मैंने आपको पूरा उस कॉपी पर ही बना कर दिखाया। इन्होंने हैवी DNA लिया N15 ओके, 100% हैवी यहाँ पर। फिर इन्होंने क्या किया, लाइट सोर्स पर नाइट्रोजन था N14 था, उसे 20 मिनट के लिए ग्रो किया। इक्वलाई के अंदर ग्रो कर रहे हैं ना, डिवाइड कराना है, जब डिवाइड करेंगे तभी तो DNA रेप्लिकेट करेगा। ओके, तो अभी क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर 100% हाइब्रिड आए, क्योंकि ये 2 स्टैंड जो थे N15 के खुल गए, इसके ऊपर N14 के फॉर्म हो गया, तो 100% हाइब्रिड। अब 40 मिनट के बाद क्या हुआ, 40 मिनट इस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 20 इसके 40, ऐसा नहीं कि 20 मिनट बाद ये डिवाइड हुआ फिर 40, 60 नहीं होना, 20 मिनट 40 मिनट बाद ओवरऑल, ठीक है। तो फिर लाइट नाइट्रोजन के ऊपर N14 के ऊपर ग्रो कराया। अब इसके 2 स्टैंड जो होंगे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। जो चारों स्टैंड इसके अंदर प्रेजेंट है चारों अलग हो जाएंगे, और चारों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग नए नए स्टैंड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होना है, 50% हाइब्रिड आ जाना है, 50% लाइट आ जाना है। मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियरली वो चीज़ समझा दी, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि हाइब्रिड जो रहेंगे, हाइब्रिड DNA थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट 2 ही रहने वाले हैं, क्योंकि स्टैंड ही 2 थे शुरुआत में। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग जो भी बनेगा, लाइट DNA लाइट नाइट्रोजन ले रहे हैं ना हम, तो नया स्टैंड जो होगा उसमें लाइट नाइट्रोजन आएगी, N14 आएगी, तो इसका नंबर कांस्टेंट रहना। लेकिन जैसे जैसे लाइट DNA फॉर्म हो जाएगा, लाइट DNA जैसे फॉर्म होता चला जाएगा, तो उस हिसाब से इसकी जो प्रोपोर्शन है, इसकी परसेंटेज है, घटती चली जाएगी। ओके, अब ये चीज़ जैसे कि हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में चीज़ को कैसे पकड़ते हैं, लाइक टेस्ट ट्यूब के अंदर N15 जब हमें दिख रहा है DNA दोनों स्टैंड, तो लाइक यहाँ पर ये नीचे आता है। सबसे पहले जो DNA है, हेवी DNA, वो नीचे आता है। यहाँ पर अब हाइब्रिड फॉर्म हुआ इस जनरेशन में, फर्स्ट वाली N14 N15 दोनों उसके अंदर प्रेजेंट है,
ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लगभग बीच में आया है हाइब्रिड वाला, और आप ये देख सकते हैं हाइब्रिड फिर लाइट, हाइब्रिड लाइट, इस तरीके से फॉर्म होता चला जाएगा। तो ये चीज़, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट में थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, मतलब किस तरीके से उसने कॉपी के ऊपर लिखा, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ें दिखी वो टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखी थी। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सर्टिफिकेशन जब उसने किया होगा कि मतलब कहाँ पर हाइब्रिड दिख रहा है, कहाँ पर हैवी दिख रहा है, कहाँ पर लाइट दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें उसने कंक्लूजन निकाला, फिर इस तरीके से नोट की गई बाद में। तो मेनली क्या था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सर्टिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग। फिर थर्ड जनरेशन में से 75% लाइट, 25% हाइब्रिड। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट था और कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, ईजी था। आप अगर आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूज़न लगे, मैंने बहुत ही आसानी से समझाया, ईजी वे में समझाया, ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं की, जल्दी नहीं दिखाई है। तो आप आराम से बैठें, अगर कहीं पर ना समझ में आए लेक्चर को रिवाइंड करें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जेनेटिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, पहले तो मैं बेसिक्स पढ़ाऊँगा उसमें डीएनए रेप्लिकेशन की, उसके बाद मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ाऊँगा। रियली मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन फेवरेट टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, दिमाग लगाना उसके अंदर, कोई चीज़ रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझ ले, हमेशा याद रहने वाला जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। कमेंट पे ज़रूर बताएं कि मैं जिस तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, और अपनी राय दें कमेंट में किस तरीके से आप नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें गाइस। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे लेक्चर को शेयर करें, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो सके, मैं आपको के साथ और कनेक्ट कर सकूं, और मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं इस तरीके का पढ़ाना और बच्चों तक पहुंच सके और स्टूडेंट तक पहुंच सके। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि और या फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोर देन इनफ इतना कंटेंट है, आपके नीट के और बोर्ड्स के दोनों के क्वेश्चन इससे बन जाने वाले हैं। ओके, थैंक यू गाइस।